हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, और उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था, डिस्कस किया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। उस समय हमने देखे थे उस वीडियोस में लेक्चर, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्पियर घंटा किसकी यूनिट होगी। ठीक है, एम्पियर घंटा किसकी यूनिट होगी। ठीक है, यानी कि एम्पियर हॉवर, एम्पियर हॉवर किसकी यूनिट होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें। आवेश की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, धारा यानी कि करंट, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पावर यानी कि शक्ति, चौथा ऑप्शन है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, तो एम्पियर हावर हमसे कह रहे हैं कि एम्पियर हावर यानी कि एम्पियर हावर किसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो एम्पियर हावर, एम्पियर यानी कि किसकी यूनिट है, करंट की। इसको क्या लिखते हैं हम, करंट एम्पियर। और हावर किसकी है, टाइम की। ये किसकी यूनिट है, टाइम की। यानी कि करंट, और करंट को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और टाइम को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, टी से। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक आई और दूसरा टी। यानी कि यहाँ पर जो इसको लिख सकते हैं तो वो क्या लिख सकते हैं, आई टी। अब इसके लिए हमें फार्मूला याद आ रहा है। ठीक है, फार्मूला हम लोग ध्यान करेंगे क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, यानी कि जो एम्पियर हावर या एम्पियर घंटा जो यूनिट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, चार्ज के। किसके इक्वल है, चार्ज के। यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एम्पियर घंटा किसकी यूनिट होती है, आवेश की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज की। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चालक की प्रतिरोधकता, ठीक है, यानी कि रजिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टेंस की नहीं, रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। तो यानी कि हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं R इज इक्वल टू, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का वो उसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ से R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो A के है। यानी कि किसी का एरिया बढ़ेगा वायर का तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर उसकी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग लिखते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, वेयर रो इज़ द रजिस्टिविटी, रो इज़ दी रजिस्टिविटी। ये क्या होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या रजिस्टिविटी, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग फार्मूला इसका निकालें तो हमारे पास आ जाएगा RA अपॉन L। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो हमें लगेगा कि ये रेजिस्टेंस, ठीक है, एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है, बट ऐसा नहीं है। ये जो रजिस्टिविटी है, ठीक है, तो रजिस्टिविटी, किसी भी वायर की रजिस्टिविटी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो उसकी प्रकृति यानी कि उसका नेचर कैसा है, काय का कॉपर वायर है या आयरन वायर है या किसका सिल्वर का है, किसका वायर है। ठीक है, तो एक तो उसकी किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, और दूसरा जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और उसकी नेचर यानी कि प्रकृति पर। यहाँ पर हमारे पास हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, नहीं, प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लेंथ यानी कि लंबाई, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है।
थर्ड ऑप्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले तो ए, ठीक है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है उलझाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आप लोग को देखोगे कि अरे रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, यानी कि आर रेजिस्टेंस के भी होता है, ए लेंथ के भी होता है, एल और ए क्रॉस सेक्शन एरिया के भी होता है, ये तो फार्मूले से, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते वो ऑल दी अबव, तो आप लोगों को लगता है हाँ ये तीनों ऑप्शन सही हैं और ये सही हो जाएगा। बट आप लोग ध्यान रखना, रजिस्टेंस जो है प्रतिरोध वो लंबाई और एरिया पे डिपेंड करता है, बट उसी वायर की रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए या प्रतिरोधकता, वो केवल और केवल प्रकृति और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड है, केवल नेचर और टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की थी पहले क्वेश्चन में एम्पियर घंटा किसके बराबर है, अब कह रहे हैं कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि अगर यहाँ से I देखें तो I इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन टी। अब Q अपॉन टी यानी कि 1 एम्पियर कब आएगा निकल के, ये सोचो, जब क्या होगा, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में फ्लो करेगा, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम Q की वैल्यू 1 और T की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमें I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन सेकेंड, ठीक, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन सेकेंड, ये हो जाएगा किसके बराबर, 1 एम्पियर के बराबर। तो I की जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 कूलाम पर सेकेंड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम सेकेंड, 1 अपॉन कूलाम सेकेंड, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्या निकल के आया था, I इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि 1 एम्पियर जो है वो बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A एंड B के मध्य तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। एक हमारे पास डायग्राम दे रखा है, ठीक है, A और B के बीच हमसे क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कराना है, ठीक। अब यहाँ से हम देख रहे हैं चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। A और B के बीच कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये 2 रेजिस्टेंस जो हैं कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि पैरेलल में तब होते हैं जहाँ से उसे 2 रास्ते मिले किसी को भी जाने के, ठीक है, यानी कि करंट को जाने के, यानी कि यहाँ पे जो करंट आएगी वो सीधे इस में चली जाएगी, ठीक है, सीधे कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है, तो इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, और नीचे ये दोनों सीरीज में हो गए। अब सीरीज में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि हम अगर नया डायग्राम प्लॉट करें यहाँ पर तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि इस तरीके से एक हमें नया डायग्राम मिल जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा B और ये हो गया A। ये कितना हो गया, 2 और 2 4, और यहाँ से 2 और 2 4 ओम, ठीक है, यानी कि 4 ओम हो गया। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, यानी कि यहाँ से जो करंट आएगी, ठीक है, वो कैसी है, इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जंक्शन पॉइंट, जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, और पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के केस में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 अपॉन 4, यानी कि जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 LCM हो गया
और यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 यानी कि 1/r इज इक्वल टू कितना आ गया 2/4 या यहाँ से r इज इक्वल टू लिखे तो क्या हो जाएगा 4/2 और 2 2 जा कितना होता है 4 यानी कि r इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2 ओम। ठीक है, तो A और B के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, कितना हो जाएगा 2 ओम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में एक इस तरीके से क्या कर देते वो लाइन ड्रा कर देते, उसके बाद पूछते कि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, या कभी क्यूब आ जाएगा कि क्यूब के अंदर तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर जिसकी लंबाई 1 मीटर है और त्रिज्या 0.1 mm है तथा प्रतिरोध 100 ओम है, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करा रहे हैं हमें। क्या क्या गिवन है, लंबाई गिवन है, त्रिज्या r गिवन है, प्रतिरोध r गिवन है। ठीक है, ये स्मॉल r हो जाएगा और ये कैपिटल R यानी कि रेजिस्टेंस और ये रेडियस। तो हम फार्मूला देखते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है ρ×L/A। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R×A/L। ठीक, तो R की जगह क्या रख देंगे हम 100, R कितना है 100, A की जगह क्या हो जाएगा πr²। ठीक है, और अपॉन L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि यहाँ क्या रख देंगे 1 मीटर। तो यहाँ ρ इज इक्वल टू हो जाएगा 100, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² है। अब देखो 0.1 मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो ρ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये वाला यहाँ से पॉइंट ये हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 7 3 जा 21, यानी कितना बचा 1, पॉइंट लगाया। ठीक है, 0 बढ़ाया 10 हुए, 7 बन जा 7, कितने बचे 3 30। तो यहाँ 4 टाइम्स वार चले जाएंगे और 10⁻ कितना बचेगा -6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3.14 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻6 ओम मीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है, बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1 किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट है, इसको वाट में बदलेंगे तो कितना 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1000 वाट आवर हो जाएगा। ठीक, 1000 वाट आवर को जब मिनट में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे 60 मिनट। ठीक है, अब इसको अगर हम बदलेंगे 1000 वाट इंटू 60 और मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं तो कितने हो जाएंगे 60 सेकंड। जब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में कितने 60 सेकंड। तो यहाँ देखो अब कितना हो गया 6 और 6 की मल्टीप्लाई 36, 1 2 3 4 5 यानी कि 10⁻5 कितना वाट इंटू सेकेंड। ठीक, अब वाट सेकंड में हमसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम किस में इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में, यानी कि तो यहाँ देखो
36 इंटू 10⁵ यहाँ पे कितना दे रखा है वाट, और वाट क्या होता है, वाट किसकी यूनिट होती है, शक्ति की, ठीक है। और शक्ति क्या होता है, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम यानी कि एनर्जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जूल अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, ठीक। सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ कितना बचेगा 36 इंटू 10⁵ कितना जूल। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो है वो 10⁵ में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तो ऑप्शन को देख के हमें जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हमें टाइम बेकार नहीं करना है। अगर हमें इससे पहले वाट में आंसर दिया होता तो हम यहीं छोड़ देते इसको, ठीक। अगर हमें 10⁵ में दिया होता तो यहीं छोड़ देता, बट हमें कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। 10⁶ हमको बनाना ही बनाना था, ठीक है। इसलिए हमने एक स्टेप इसको और आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से 1 kWh जो है वो किसके बराबर आ गया, 3.6 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, इस वीडियो का। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वायर जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक रेजिस्टेंस वायर कोई भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कॉपर वायर है हमारे पास एक, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई कॉपर वायर है, अगर उसकी थिकनेस, ठीक है, यानी कि मोटाई, ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, कम होगा, ज़्यादा होगा, शून्य होगा, अनंत होगा। हमसे कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फार्मूला हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ से जैसे जैसे हम इसका एरिया बढ़ाएंगे, यानी कि एरिया बढ़ाने का मतलब मोटाई बढ़ाएंगे, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि जैसे जैसे हम इसका एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, एरिया बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर कह दें कि बहुत ज़्यादा एरिया उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, नियर अबाउट इन्फिनिटी, तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि वो वायर कैसा हो जाएगा, आइडियल, ठीक है, जैसा कि जनरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे कि जो है वायर जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि एरिया बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस जो है वायर का कम होता जाता है। जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार कि पतले पतले जो है कई वायर्स लपेट के जो है एक वायर बना दिया जाता है, उससे उसकी मोटाई क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये दूसरा जो है इसमें और भी फैक्ट्स हैं कि किस लिए उसको ऐसा किया जाता है, ठीक है। वो हम लोग आगे जब हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर में क्रोड वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें गैपिंग वगैरह की जाती है हिस्टैरिसीस लॉस वगैरह कम करने के लिए, वो आगे की बात है, ठीक है। बट यहाँ पे आप इतना ही याद रखिए कि अगर किसी भी वायर का एरिया इंक्रीज़ करेंगे देन उसका रेजिस्टेंस जो है वो डाउनफॉल होगा, यानी कि नीचे गिरेगा, ठीक है। और लेंथ के साथ लेंथ इंक्रीज करने पे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी अच्छी तैयारी हो चुकी है, ठीक है।